हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आपका एडमिट कार्ड आ गया है। और अब एडमिट कार्ड आने के बाद भी अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो समझो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बच्चे अब आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि अब हम किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें। क्योंकि मैंने हर एक वो क्लास आपकी बनाई है जो आपके पेपर में 100% पर्सन आते हैं। और पिछली बार बच्चों का कमेंट था, सर जी ऐसे सटीक पर्सन बताइए जो मेरे पेपर में आ जाए। तो आज की क्लास में मैं बिल्कुल सटीक पर्सन लेकर आया हूं। जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं और सोचते हैं इतना बड़ा पर्सन हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप उसको तरीके से करोगे तो बहुत छोटा पर्सन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें कहा गया है 11 के प्रथम 7 गुणज का योग। एक्चुअल में इस पर्सन का मतलब है कि 11 का पहाड़ा 7 बार लिखो, 11 फिर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसे करते हुए 7 गुणज यानी कि 11 सत्ते 77 तक लिखो। फिर इनके जोड़ के बताओ क्या आएगा। अब ऐसे बच्चे जोड़ने लगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं तरीका। किसी भी नंबर के अगर हमें प्रथम जितने भी गुणज का योग निकालना है कैसे निकालते हैं। जैसे यहां पर कहा है 11 के प्रथम 7 गुणज का योग निकालो। तो वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम x के प्रथम m गुणज का योग बताओ, m गुणज का योग। अब m के प्रथम x के प्रथम m गुणज का योग बताओ। तो अब आपका x और m कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका जो योग होगा वो हमेशा रहेगा x, जिसके हमें गुणज निकालने हैं, गुणा में m, और उसकी गुणा m से एक अगले अक्षर की m+1 की, और भाग कर देंगे हम 2 से। इसको अगर हम यहाँ पर समझें, जैसे 11 के प्रथम 7 गुणज, तो 11 क्या है आपका x है। 11 के प्रथम कितने 7 गुणज का योग। तो इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको अगर योग निकालना तो आप लिखोगे यहाँ पर 11 इंटू में कितने गुणज निकालने हैं 7। तो 11 इंटू 7 और गुणा में 7 से एक ज्यादा है m+1, 7 से एक ज्यादा आपका 8, और डिवाइड बाय आपको 2 कर देना है। तो इन सब का योग निकल के आ जाएगा। हल करेंगे 2 चौक 8, अब यहाँ पे हो जाएगा 11 चौक 44 इंटू 7। हल करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 4 32, तो उत्तर आएगा 328। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर है। अब अगर आपको ये समझ में आया तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको प्रश्न पूछ लूं कि 5 के प्रथम 12 गुणज का योग बताओ। 5 के प्रथम 12 गुणज का योग क्या होगा। बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बताया 5 लिखना, फिर गुणा में 12, गुणा में 13, डिवाइड बाय 2 करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर इसका आने वाला है। भी दे देता हूं कि 5 के प्रथम 12 गुणज का योग क्या होगा। 320 है ऑप्शन, 390, 380 और 400। अगर ये समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पर्सन 100% मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो, क्रमागत क्या होती है, जो लगातार संख्या होती है, और संख्या कितनी है 7 है। तो जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। मतलब कि अगर हमने 7 संख्या मान ली, हमारी संख्या मान लो क्या है, ABCDEFG, ये हमारी 7 संख्या हो गई। इन सातों संख्या का औसत कितना है 33 है। तो जो औसत है ना वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। मतलब 3 संख्या हमने इधर छोड़ दी, 3 संख्या हमने इधर छोड़ दी, बीच वाली संख्या जो होगी वो औसत ही होगी। बीच औसत कितना है 33, तो बीच वाली संख्या हमारी हमेशा 33 होगी, जो भी औसत दिया होगा। पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, भाई क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि 33 के बाद आएगा 34, फिर आएगा 35 और फिर आएगा 36। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 36 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। यह भी पूछ सकता था कि सबसे छोटी बताओ, तो इसको पीछे की तरफ करते चले जाते। भाई 33 से पहले आएगा 32, फिर आएगा 31 और फिर आएगा 30, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 30 हो जाती है। ध्यान रखना, अगर क्रमागत का है तो लगातार संख्या जो लगातार चलती जाती है, और औसत जो ऐसी कंडीशन में उनका बीच वाला नंबर ही होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा है कि ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है। ABCD लगातार है और कैसी है, विषम संख्याएं हैं। यदि इनका औसत 42 है तो B और D का गुणनफल क्या होगा। मैंने पिछले सवाल में बताया कि औसत क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या होती है। तो AB 2 संख्या इधर छोड़ दी, CD 2 संख्या इधर छोड़ दी, तो जो बीच की संख्या होगी वो औसत होगी। और हमें बात किसकी हुई है, विषम संख्या। कैसी है, क्रमागत विषम संख्या। तो यानी कि B और C के जो बीच में कोई संख्या आएगी वो 42 आएगी। क्या आएगी, 42। औसत बिल्कुल बीच की संख्या होती है।
अब हमें बतानी है क्रमागत विषम। तो ये जो ए बी सी डी है विषम संख्या है, और वो भी कैसी, जो लगातार। तो 42 के जो अगली विषम संख्या आती है वो आती है 43, और 43 के 43 के जो अगली विषम संख्या आती है वो होती है 45। वैसे ही 42 से जो पहली विषम संख्या आती है वो होती है आपकी 41, और 41 से पहली विषम संख्या आती है आपकी 39। तो हमारी वो चारों विषम संख्याएं हमें मिल गई। अब हमसे क्या है, बी और डी का गुणनफल। बी कितना आया, 41, तो यहाँ पर लिखिए 41, बी लिखा हमने, और गुणा में क्या करना है, डी, क्योंकि बी और डी का गुणनफल कहा है, बी है 41 और डी है हमारा 45, तो 41 की 45 से गुना करेंगे। 41 गुणा 45, आपका 45 कम 45 हासिल लगे 4, 45 चौका आपका हो जाएगा 45 चौका हो जाएगा 225, और 4 हासिल, तो बचेगा आपका 225 प्लस 4 और 4 हासिल 184। तो आंसर आ जाएगा 1845। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो कभी भी आपको क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत संख्या है, उनका औसत दिया जाए तो वो औसत हमेशा बीच वाली संख्या ही होती है, बस ये कंसेप्ट याद रखना। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कहा है यदि x का 60%, x के 75% से 30 कम हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या के दो अलग अलग प्रतिशत मान दिए जाएं और उनमें कहा जाए कि उनमें इतना कम या ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वो संख्या यानी कि x बराबर हमारी संख्या जितनी कम या ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पर 30 कम है, इसको गुणा कर दीजिए 100 से और डिवाइड करना है उन दोनों प्रतिशत के अंतर से, यानी कि 75 माइनस 30 से। इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा क्या है, ये शॉर्ट मेथड है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 30 इंटू 100 डिवाइड बाय 75 में से 30 गए 15, 15 से 30 काटा तो 15 दूनी 30, तो संख्या हो गई 2 गुणा 100 बराबर 200। वो संख्या हमारी 200 हो जाएगी। ये तो हमारा शॉर्ट मेथड है जब हमें किसी भी प्रतिशत संख्या का आपको अंतर दिया जाए। अगर हम इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो प्रॉपर मेथड से कैसे करेंगे वो भी समझ लो। हमें दिया है x का 60%, x के 75% से 30 कम है, तो इसका मतलब हो जाएगा x का 75%, x गुणा 75 बटे में 100 करेंगे, फिर माइनस x गुणा 60 डिवाइड बाय 100 करेंगे, और ये इससे कितना कम है 30, तो यानी कि इससे 30 कम है, ज्यादा वाले में से कम को घटाएंगे तो 30 के बराबर आ जाएगा। एलसीएम समान है तो आपका हो जाएगा 75x माइनस 60, 75 में से 60 गए, कितना बचेगा आपका 15, 15x बटे 100 बराबर आप लिखोगे यहाँ पे 30, तो x बराबर लिखोगे 30 गुणा 100 बटे में 15। बात वही आएगी, चाहे कैसे ही सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 128 डिब्बे हैं, यदि प्रत्येक डिब्बे में 36 टॉफी हैं, तो यदि जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 36 टॉफियां हैं, यदि प्रत्येक डिब्बे में 4 टॉफी कम कर दी जाए तो उन डिब्बों की संख्या बताओ जितमें अब उतनी ही टॉफी डाली जा सकती हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर पहले 128 डिब्बे थे, कितने थे 128 डिब्बे, और इन 128 डिब्बों में हर एक डिब्बे में 36 टॉफी थी। फिर इसने क्या किया, 4 टॉफी कम कर दी, तो कितने डिब्बे की संख्या बतानी है, तो डिब्बे आप मान लो x, और उन डिब्बों में क्या करी 4 टॉफी कम। पहले 36 टॉफी आ रही थी, अब 36 नहीं आ रही, 36 में से 4 कम कर दिया तो अब 32 टॉफी आ रही है। ठीक है, अब आपको पता है, देखो जब ज्यादा टॉफी होंगे तो ज्यादा डिब्बे, कम टॉफी होंगी तो कम डिब्बे। अब यहां से क्या करेंगे हम बच्चे कि पहले कुल टॉफियों की संख्या निकाल लेंगे, पहले कुल टॉफी की संख्या। अब अगर कुल टॉफी की संख्या देखें तो 128 डिब्बे थे और एक डिब्बे में 36 टॉफी थी, तो कुल टॉफी कितनी हो गई 128 गुणा 36। अब हमें बताना है अगर एक डिब्बे में 32 टॉफी डाली जाए, कितनी 32, तो हम इसको 32 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा x कितना है। हल करेंगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 अठे 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो टोटल डिब्बे हो जाएंगे 4 गुणा 36, 4 छिक 24, 4 तिया 12, 13 14, तो यहाँ पर 144 डिब्बे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 128 डिब्बों में हर एक डिब्बे में 36 टॉफी थी। अब कितने डिब्बे लिए जाएं कि हर एक डिब्बे में क्या हो 32 टॉफी हो, तो यानी कि जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले टोटल टॉफी देख लेंगे, तो डिब्बा और एक डिब्बे में कितनी टॉफी है उसकी गुणा करके हमें पता चल जाएगा कि कुल टॉफी की संख्या कितनी है, और एक डिब्बे में 32 टॉफी आ रही तो 32 से भाग करेंगे, डिब्बों की संख्या निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 12 घन मीटर तेल को 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतल भरी जाती है। 12 घन मीटर तेल है, 12 घन मीटर। अब ये 12 घन मीटर है तो बच्चे 1 घन मीटर में होता है आपका 1000 लीटर। एक घन में कितना होता है 1000 लीटर, तो 12 घन मीटर में होंगे 12 गुणा 1000, और 1 लीटर में होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर, तो इनटू में फिर 1000 करेंगे, तो ये टोटल तेल हमारे पास आ गया। इस टोटल तेल को हम एक बोतल में जितना तेल आता है उससे भाग कर देंगे।
हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 छिक 12, तो फाइनली हमारा उत्तर आ जाएगा 6 के आगे 1 2 3 4, तो इसमें से 60,000 बोतलें भरी जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। हमने क्या किया, ये जो घन मीटर था इस घन मीटर को पहले 1000 से गुणा करके लीटर में चेंज किया और फिर इस लीटर को भी 1000 से गुणा करके हमने मिलीलीटर में चेंज किया। क्यों किया, क्योंकि बोतल में मिलीलीटर में ही तेल आ रहा था। तो अब आपको पता चला कि एक घन मीटर को अगर हमें लीटर में चेंज करना हो, एक घन मीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को, सॉरी, एक मीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में चेंज करना है तो एक मीटर क्यूब में आपका होते हैं टोटल 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। एक दर्जन अंडे का मूल्य 48 रुपए है। एक दर्जन अंडे का मूल्य 48 रुपए है, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक दर्जन मूल्य का 48 है तो 10 अंडों का, दर्जन नहीं है 10 अंडे हैं। तो बच्चे एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 अंडे। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 अंडे। तो 12 अंडे का मूल्य है 48 रुपये, तो यहाँ से हम एक अंडे का मूल्य निकाल सकते हैं। एक अंडा बराबर हो जाएगा 48 भाग 12, 12 चौक 48, तो एक अंडा हमें मिलेगा कितने का? 4 रुपये का। हमें पूछा 10 अंडे कितने के होंगे, तो 10 गुणा में 4 करेंगे और 10 चौक 40, तो 10 अंडे हमारे 40 रुपए के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। एक 24 मीटर पेड़ की ऊंची छाया 15 मीटर लंबी पड़ती है, उसी समय एक अन्य पेड़ की छाया 6 मीटर पड़ती है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो देखो 24 मीटर पेड़ है, उसकी छाया है 15 मीटर, तो उसी समय अन्य पेड़ की छाया, पेड़ हमें पास नहीं है उसको x मान लो, और उस पेड़ की छाया 6 मीटर पड़ती है, तो बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या है? तो पेड़ की ऊंचाई हमने x मान ली, बाहरी पदों की गुणा बराबर होता है भीतरी पदों की गुणा, 15 गुणा x बराबर 24 गुणा 6, तो x बराबर हो जाएगा 24 गुणा 6 बटे में 15। हल करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, और यहाँ से हम इसको कट करेंगे 2 से 2, 5 से 5 चौक 20, 5 अठे 40, 4.8 टू जा 9.6, तो उस पेड़ की ऊंचाई 9.6 मीटर हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 37, 56, 93 को भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 37 से भाग करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 1, तो 37 में से 1 माइनस करेंगे, आएगा 36। 56 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि 2 शेषफल बच रहा है, तो आएगा 54, और यहाँ पर हमारा 93 में से 3 माइनस करेंगे, 93 माइनस 3, तो आएगा आपका 90। आपसे पूछा गया वो संख्या क्या है, तो हम तीनों का मासा निकाल देंगे। मासा में अगर देखेंगे तो 9 चौक 36 है, 9 छिक 54 है, और 9 गुणा 10 90 है। तो सभी में जो सबसे बड़ा गुणनखंड आ रहा है कॉमन, वो कितना आ रहा है? 9 है, तो वो संख्या आपकी 9, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इससे बड़ा भी हो सकता है? अगर आपने ऐसे किया तो आपका उत्तर यहाँ पर गलत भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि क्या आपका कुछ और भी गुणनखंड आ रहा हो। तो जब भी आप इसको हल करोगे तो इसको अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करोगे? अभाज्य। कैसे होते हैं? 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 ऐसे। और अगर 54 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। उसके बाद आपको 90 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90। ये हमने यहाँ पर 36 के, 54 के और 90 के। अब देखो मैंने जब यहाँ पे ऐसा क्यों किया, पहले मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, कितना है उत्तर हमारा? 9, और ऑप्शन में है। अब देखो मासा क्या होता है, इनके सबसे ज्यादा जो गुणनखंड कॉमन होते हैं उनको लेना है। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, और यहाँ से भी आपका 3 कॉमन आ गया। तो टोटल जो अभाज्य गुणनखंड है हमारे एचसीएफ में वो कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो फाइनली 3 दूनी 6 18, तो कितना है अभाज्य गुणनखंड? 18। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो बच्चे कभी भी आप मासा निकालो तो उसके बड़े गुणनखंड में उसको मत तोड़ना, क्योंकि हो सकता है कोई छोटा गुणनखंड भी उनमें कॉमन में छिपा हो। इसलिए आप जब भी एचसीएफ निकालो हमेशा इसके अभाज्य गुणनखंड ही निकालना, और अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है उनको साथ में रखना, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा और कोई गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में उनका औसत 25 है, तो बड़ी संख्या बताओ। अगर आपसे पूछिए बड़ी संख्या तो आपको क्या करना है? औसत कितना दिया गया आपको? 25, तो आपको पहले लिखना है औसत, और इस औसत में गुणा करनी है कितनी संख्याएं? 3। जितनी भी संख्या उससे गुणा, और डिवाइड करेंगे हम इसको औसत जो हमें दिया है यहाँ पर, इसका अनुपात इसके योगफल से, यानी कि 4 + 5 + 6। और कौन सी पूछी है संख्या? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अनुपात लगेगा, इंटू में करेंगे हम 6। हल करेंगे इसको, 25 इंटू 18 डिवाइड बाय 6, 4, 10, 5, 15। हल करेंगे, 5
पंजो 25, 5 तिया 15 और 3 छंग 18। तो फाइनली आपको उत्तर आएगा 5 × 6 = 30। तो वो सबसे बड़ी संख्या आपकी 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। मान लीजिए आपसे पूछ लिया होता कि हमें तो सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो इतना हिस्सा तो सेम रहेगा, औसत गुणा जितनी संख्या बटे में अनुपात का योग। लेकिन अगर आपको छोटी संख्या पूछेगा तो जो सबसे छोटा अनुपात है उसकी जगह ये रखा जाएगा, किसकी जगह, 6 की जगह। और अगर पूछा जाए बीच की संख्या तो उसकी जगह 5 रख देंगे। क्लियर बच्चे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्लास समझ में आई कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। यही सवाल वो है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे।